हेलो दोस्तों, वेलकम टू सक्सेसफुल अकेडमी। मैं हूं सुमित चौधरी। और दोस्तों, आप सभी रिलीजियस इंटॉलरेंस इन शब्दों से भली भांति वाकिफ होंगे। हिंदी में हम इसे धार्मिक असहिष्णुता कहते हैं। और अगर इसे हम सिंपलेस्ट शब्दों में डिफाइन करें तो इसका मीनिंग ये होता है कि किसी एक रिलीजन या बिलीफ को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति या समूह किसी दूसरे रिलीजन या बिलीफ को मानने वाले व्यक्ति के ऊपर अत्याचार करता है, उनसे नफरत करता है, उनके खिलाफ किसी तरीके की हिंसा करता है या किसी भी मायने में उनका शोषण करता है, तो उसे रिलीजियस इंटॉलरेंस कहा जाता है, धार्मिक असहिष्णुता कहा जाता है। और ये धार्मिक असहिष्णुता हमारे समाज की एक कटु और क्रूर सच्चाई रही है और आज भी है। इससे शायद आप सभी परिचित होंगे और इससे कोई भी मना नहीं करना चाहेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं जब समाज की बात कर रहा हूँ तो पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम सभी वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं ना। हम कहते हैं कि ये पूरा विश्व ही हमारा परिवार है। तो अगर उस विश्व उस परिवार के इतिहास को अगर आप खंगाल के देखेंगे तो उसके हर एक चैप्टर में आपको ये रिलीजियस इंटॉलरेंस नजर आएगी और वर्तमान में भी नजर आएगी। आज के समय आप अलग अलग हिस्सों में दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं न्यूज़ में, तो आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं दुनिया के किसी ना किसी कोने पे किसी एक रिलीजन के मानने वाले व्यक्ति के ऊपर किसी तरीके का अत्याचार हो रहा है, वहां पे प्रोसिक्यूशन हो रहा है। वो रिलीजन किसी एक देश में कोई और एक्स रिलीजन हो सकता है, किसी दूसरे देश में वाई रिलीजन हो सकता है, तीसरे देश में कोई जेड रिलीजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब चाइना की बात आती है तो कहते हैं कि वहाँ पे यूगर मुस्लिम्स का शोषण हो रहा है। पाकिस्तान में बहुत बार कहा जाता है कि वहाँ पे हिंदुओं का शोषण हो रहा है। और अब देखेंगे कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग कम्युनिटीज का शोषण होती हुई बातें हमारे सामने आती है। और इतिहास में अगर आप झांक के देखेंगे तो वहाँ पे तो ऐसे सैकड़ों हजारों आपको ऐसे किस्से मिल जाएंगे, ऐसी कहानियां मिल जाएंगी, ऐसी वाक्या मिल जाएंगे, जिसमें आपको पता होगा कि क्रिश्चियनिटी का शोषण हुआ था रोमन साम्राज्य के समय पे। उसके बाद यहूदियों का शोषण हुआ। और यहूदियों की जब बात आती है तो उनके शोषण का इतिहास बहुत बड़ा है और बहुत बड़े स्केल पर है। यहूदी यानी जूइश लोग, जुडाइज्म को मानने वाले लोग, इनके खिलाफ जो धार्मिक आधार पर अत्याचार हुआ और नफरत फैलाई गई, उसका इतिहास बहुत लंबा है। इसे कहते हैं कि ये विश्व इतिहास का ओल्डेस्ट हेट्रेट है, अगर हम बात करें रिलीजियस इंटॉलरेंस के संदर्भ में, उसके सापेक्ष में। इसे कहा जाता है एंटीसेमिटिज्म। जो जूइश लोगों के प्रति रिलीजियस इंटॉलरेंस होती है उसे ही एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। और इसी का इतिहास हम इसमें पढ़ने वाले हैं। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किन किन लोगों ने यहूदियों का शोषण किया, उनके ऊपर अत्याचार किया और कितने बड़े स्केल पे अत्याचार किए। आपको पता होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के समय जर्मनी में एक बहुत बड़ा होलोकास्ट हुआ था, जिसमें 6 मिलियन यहूदियों को गैस चैम्बर्स में डाल के मार दिया था हिटलर की रिजीम ने। तो इतने बड़े बड़े इनके ऊपर इतने बड़े स्केल के प्रोसिक्यूशंस और अत्याचार हुए हैं, इनके बारे में भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अगर आप यहूदी धर्म को जानना चाहते हैं कि उनके किस तरीके के बिलीफ हैं, किस तरीके का उनका इतिहास है, किस तरह से उसका राइज हुआ, तो आप इस वीडियो में जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर यहूदी धर्म को नहीं पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। मैं आपको ये पढ़ाने वाला हूँ कि जुडाइज्म के लोगों का कहाँ कहाँ पे कब कब प्रोसिक्यूशन हुआ है और आज के समय स्थिति कैसी है। ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी आपको बहुत से ऐसे कमेंट मिल जाएंगे जिसमें ये कहा जा रहा होगा कि कुछ लोग जो कि रिलीजियसली फैनेटिक हैं, उन्होंने ये बातें कह दी। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन उन्होंने ऐसी बातें कह दी कि उनका जो भगवान है, उनके जो ईश्वर हैं, वही उनको क्या है यहाँ पे पनिश कर रहे हैं। उनको बार बार पनिश किया गया है क्योंकि उनके जो बिलीफ हैं वो कुछ ऐसे हो गए जो कि एक तरह से अधार्मिक हैं। तो ईश्वर ने ही उनको पनिश किया है। लेकिन ये बात तय किसने करी, किसने इस बिलीफ को फैलाया कि ईश्वर ने उनको प्रोसिक्यूट किया है? किया तो लोगों ने ही है। तो यहूदी लोगों का जो शोषण है वो लोगों ने किया, ईश्वर ने नीचे आके नहीं किया। तो इस तरीके की बातें फैलाना बहुत ही बकवास बातें हैं और वो बहुत ही फैनेटिक हैं, बायोगेट्रिक हैं। और किसी भी रिलीजन का, वो यहूदी धर्म हो, हिंदू धर्म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो या कोई भी और रिलीजन हो, एक्स वाई जेड, किसी का शोषण करना उनके रिलीजियस बिलीफ की वजह से बहुत गलत है, बहुत बड़ा हीनियस क्राइम है। इसको कभी सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर 100 लोग मेजोरिटी में भी किसी एक वीकर का या किसी दूसरे बिलीफ वाले व्यक्ति का शोषण कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ खड़े रहिए। आप अकेले हों लेकिन फिर भी आप सही होंगे। तो कभी भी भीड़ को सपोर्ट करने के लिए, मॉब को सपोर्ट करने के लिए गलत काम नहीं करना चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं, अच्छे से जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी देखना कुछ इस तरीके के कमेंट्स आएंगे और उसके लिए मैं तैयार हूँ। वो मेरा काम नहीं है कि मैं सब लोगों को कन्विंस करूँ, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ।
तो एंटीसेमिटिज्म होता क्या है? एंटीसेमिटिज्म मतलब एक प्रीजुडिश और डिस्क्रिमिनेशन होता है बेसिकली ज्यूज के खिलाफ, यहूदी लोगों के खिलाफ, किसी इंडिविजुअल या किसी ग्रुप के द्वारा एक ग्रुप और एक इंडिविजुअल के खिलाफ ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन होता है और उनके खिलाफ वो लोग एक धारणा बना लेते हैं कि ये लोग सही नहीं है, उनका शोषण करो, उनको दूर रखो, उनके प्रति नफरत रखो, और कई तो और आगे बढ़ जाते हैं और उनको मारने तक की बात कर देते हैं। तो इस तरीके का जो एटीट्यूड है उसे ही एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। और एंटीसेमिटिज्म जो है वो किस बेस पे हुआ कि यहूदियों से लोग नफरत क्यों करने लगे? कई सारे स्टीरियोटाइप्स, क्योंकि आप जानते हैं माइथोलॉजी में तो बहुत सी कहानियां होती हैं, अलग अलग माइथोलॉजी अलग अलग तरीके की बातें करती है। तो एक माइथोलॉजी किसी दूसरे माइथोलॉजी को अगर क्रिटिसाइज करने पे आ जाए और उसके खिलाफ बहुत ही अलग अलग तरीके की कहानियां बनाने लग जाए, तो वो लोग जो हैं, एक पर्टिकुलर माइथोलॉजी को मानने वाले लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे। और धर्मांधता बहुत खतरनाक होती है, तो धर्मांधता की वजह से एंटीसेमिटिज्म जो है वो बढ़ने लगा, मिथ्स की वजह से बढ़ने लग गया कि जूइश लोगों से लोग नफरत करने लगे, उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनके बिलीफ और उनकी तमाम चीजों की बात। आज के समय एक जूइश स्टेट है, एक जो पूरी तरह से जूइश स्टेट है वो है इजराइल, जहां की 75% से ज्यादा आबादी जूइश धर्म को मानती है, जुडाइज्म को मानती है। और इस इजराइल स्टेट का निर्माण, इसका इस्टेब्लिशमेंट ही रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ था, जब इजराइल में बहुत सारे यहूदी दुनिया भर से शोषण की वजह से आके रहने लग गए थे और पैलेस्टाइन की जमीन पे वो रहने लग गए थे। फिर यूनाइटेड नेशन में एक पूरा वो हुआ, बातचीत हुई और उसके बाद में ये हुआ कि पैलेस्टाइन की जमीन पे दो देश बनेंगे, एक तो जूइश स्टेट और एक अरब मुस्लिम स्टेट बनेगा। और उसके बाद इजराइल और पैलेस्टाइन का विवाद आप जानते हैं, मैं पूरा इजराइल का इतिहास आपको ढंग से पढ़ा चुका हूं, तो वो मैं आपको यहाँ पे नहीं बताऊंगा। तो ये प्राचीन किंगडम ऑफ इजराइल और जूडा किंगडम हुआ करते थे। यहाँ पे ही आज के समय यहूदी सबसे ज्यादा संख्या में रहते हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में और भी यहूदी रहते हैं, आप देखेंगे अमेरिका में भी यहूदी मिलेंगे, यूरोप में भी मिलेंगे, आपको रशिया में भी मिलेंगे, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है और उनके पूर्वजों ने उन सभी जगहों पे बहुत ज्यादा शोषण का सामना भी किया है। ये इनका रिलीजियस सिंबल है और इनके बहुत सारे प्रॉफिट रहे। और पहले जो प्रॉफिट थे वो पुराने रिलीजन में, तो उसकी बात मैंने इन पुराने वीडियोज में कर रखी है, ठीक है। एक अब्राहमिक रिलीजन है। अब्राहमिक रिलीजन आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और इस्लाम तीनों रिलीजन हैं, लेकिन अगर यहूदियों के शोषण की बात करें तो उसमें भी दोनों अब्राहमिक रिलीजन ने यहूदियों के साथ काफी शोषण किया है। उनके जो बायोग्राफीज हुए हैं उन्होंने किया है, कैसे किया है वो अभी आप पढ़ते जाएंगे। सबने नहीं किया, लेकिन उनके बहुत सारे पॉलिटिशियंस, बहुत सारे लीडरशिप और बहुत सारे राजाओं ने उन्होंने किया है। तो एक सिस्टमेटिक पॉलिसी बना के पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली उनको आइसोलेट किया जाए, उनको एक्सक्लूड किया जाए समाज से, उनको डिग्रेड किया जाए और उनका एनहाइलेशन किया जाए, इस तरीके का सिस्टम अपनाया गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा आप ये देख पाएंगे कि रशियन एम्पायर में भी हुआ, यूरोप में भी अलग अलग हिस्सों में हुआ, वो चाहे स्पेन हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे वो जर्मनी हो, इन तमाम देशों के अंदर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से यहूदियों का शोषण हुआ, जिसे एंटीसेमिटिज्म कहा जाता है। ये चीज आप नाजी एरा में बहुत पढ़ते हैं कि भाई हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया, तो क्या उसी दौर में ये सब हुआ था? नहीं, उससे बहुत पहले से, बहुत पहले से, जीसस क्राइस्ट के भी 2000 साल पहले, उनके जन्म से 2000 साल पहले से ये आप देखते आ रहे होंगे, कि आप पढ़ते आ रहे होंगे कि यहूदियों का शोषण होता रहा, कि उनको डिफाइन किया जाता था अदर की तरह, कि वो दूसरे लोग हैं, वो हमारा पार्ट ही नहीं है, हमारा हिस्सा ही नहीं है, उनसे हम कोई रिश्ता ही नहीं रखना चाहते। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? प्रॉफिट अब्राहम, जिनको एक फाउंडिंग फादर कहा जाता है, तीनों जो रिलीजन है, अब्राहमिक रिलीजन, जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, इनके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रॉफिट थे। तो ये इजराइल में आए के बसे थे। कैनान कहा जाता था उस दौर में इसको, कैनान, लेवांट, इजराइल, पैलेस्टाइन, द होली लैंड, द प्रोमिस लैंड, ये सभी एक ही जगह के नाम है जहां पे आज के समय इजराइल और पैलेस्टाइन बसे हुए हैं। तो तकरीबन 1000 साल पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 1000 साल पहले यहाँ पे प्रॉफिट अब्राहम आए थे। कौन से रास्ते से आए थे प्रॉफिट अब्राहम? यहाँ से, ये टेनिस वाला जो क्षेत्र है यहाँ से, मतलब इजिप्ट से यहाँ पे आए थे, उनकी यात्रा करी थी उन्होंने और यहाँ पे वो आए। तो उनकी ये यात्रा का मैप है जो आपको नजर आ रहा है, और यहाँ पे आज के समय इजराइल पैलेस्टाइन है। तो यहाँ पे वो आए थे और यहाँ पे वो जब बसे, वहां पे ही आगे चल के मॉडर्न डे स्टेट इजराइल भी बसा, और उस समय इसका नाम जो है इजराइल कई जगहों पे मेंशन है, ये मैंने इजरायली हिस्ट्री में आपको पढ़ाया है। तो यहाँ से शुरुआत होती है इसकी। लेकिन आगे आने वाले समय में
क्रिश्चियनिटी तो एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं था। पहले के जो लोग थे जो यहाँ पे हिब्रू भाषा बोलते थे, हिब्रूज इनको कहा जाता था, अर्ली जूइश पीपल जो थे, उन्होंने भी परसिक्यूशन का सामना किया था तब जब यहाँ पे पुराने लोकल लोग रहते थे। जब अब्राहम आए, अपने बिलीफ्स के साथ आए, अपने लोगों को लेके आए, उनका एक मोनोथिस्टिक बिलीफ था कि ईश्वर एक, ईश्वरवाद की धारणा थी। बेसिकली तीनों अब्राहमिक रिलीजन में यही होता है। यहाँ पे जब आए तो यहाँ के जो लोकल लोग थे और यहाँ के जो रूलर्स थे, मेसोपोटामिया और बेबीलोनिया से पहले का वो जो दौर था, उस दौर में जो यहाँ के लोकल, यहाँ के जो गॉड्स थे, जो एक तरह से वर्शिप में, आइडल वर्शिप वगैरह में मानते थे, वो अपना जो बिलीफ है वो इन यहूदी लोगों को सिखाना चाहते थे, इनके ऊपर कई जगह थोपना चाहते थे, लेकिन इन्होंने उसको नहीं माना। तो इन लोगों को, इन यहूदी लोगों को, इन जूइश लोगों को इस चीज की वजह से नफरत का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको लगा, जो लोग यहाँ पे लोकल रह रहे थे, कि ये लोग तो हमारे जैसे नहीं है, हमारे जैसे बिलीफ इनके नहीं है, ये तो काफी स्टबॉर्न है, ये तो बहुत ही अपनी चीज को मानते हैं, तो हमारे जैसे नहीं है। तो उनके ऊपर कई बार दबाव डालने की कोशिश की गई। यहाँ पे एक तरीके का रिलीजियस इंटॉलरेंस देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई बड़ी हिंसा नहीं, लेकिन एक डिस्टेंस बना के रखे उन लोगों ने। कई जगह छोटे मोटे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। फिर क्रिश्चियनिटी आया, जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है। जीसस क्राइस्ट के बाद माहौल शुरू होता है एंटी जुडाइज्म का। दो चीजें देखते हैं, एंटी जुडाइज्म, जुडाइज्म के खिलाफ का माहौल, और एक माहौल आप देखते हैं कि पूरी तरह से जुडाइज्म के लोगों को मार के खत्म ही कर दो। वो एंटी, आप कह सकते हैं सेमिटिज्म उसको कहा जाता है। वो एक बड़ा वर्ड है। एंटीसेमिटिज्म मतलब रिलीजियसली बहुत बड़े स्तर पे प्रोसिक्यूशन होना। तो क्रिश्चियनिटी जो है शुरुआती समय में तो एक तरीके का जूइश सेक्ट ही माना जाता था, कि जुडाइज्म की एक ब्रांच है, और जिसमें एक और प्रोफेट ने जन्म ले लिया, उनका नाम है जीसस क्राइस्ट है वो। और जीसस क्राइस्ट और उनके डिसाइपल्स जो थे वो सभी जूइश थे। तो एक तरीके से शुरुआती समय में जुडाइज्म की ही एक ब्रांच, एक फॉर्म की तरह से इसको आगे प्रीच किया जाता था। और आप जानते हैं कि क्रिश्चियनिटी में और जुडाइज्म में दोनों ही ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल को तो मानते हैं, क्रिश्चियनिटी में न्यू टेस्टामेंट को भी मानते हैं, लेकिन जुडाइज्म में सिर्फ ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल को ही माना जाता है। फिर आप जानते हैं कि इस क्षेत्र में, जहाँ पे ये जो क्षेत्र है जूडिया वाला, जहाँ पे यहाँ पे जुडाइज्म वगैरह को लेकर ये प्रॉफिट अब्राहम आए थे, यहाँ पे किंगडम ऑफ इजराइल और किंगडम ऑफ जूडिया था, ये रोम का पार्ट बन गया, रोमन साम्राज्य का पार्ट बन गया। रोमन साम्राज्य आप जानते हैं कि बहुत बड़ा साम्राज्य था, पूरा इतिहास हम इसका पढ़ चुके हैं, 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था। तो ये इनका पार्ट बन गया, इनका प्रोविंस बन गया। यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ करता था, गवर्नर के पास ताकतें हुआ करती थी। तो उस समय तकरीबन 70 सीई के आसपास, फर्स्ट सेंचुरी की बात चल रही है, उस समय जूइश स्टेट को पूरी तरह से रोमन्स लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। किंगडम ऑफ जूडिया और ये जो इजरायली स्टेट था, ये तो पहले ही खत्म हो चुका था। और यहाँ के जो टेम्पल थे, जो टेम्पल था पहले का ओल्ड टेम्पल, 2 बार टेम्पल बना है, दोनों को ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया, जो जूइश टेम्पल थे उनको। तो जो फर्स्ट टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और उसी दौरान रोमन्स के द्वारा ही जीसस क्राइस्ट का भी क्रूसिफिकेशन हुआ। रोमन्स ने जीसस क्राइस्ट को क्रूसिफाई किया था, उनको क्रॉस के ऊपर टांग दिया था, आप जानते हैं। तो जीसस क्राइस्ट जो कि एक बहुत बड़े व्यक्ति थे, क्रिश्चियनिटी के फाउंडर थे वो। तो एक माहौल यहाँ पे खराब हुआ कि क्रिश्चियनिटी के ऊपर रोमन्स का एक तरह से अटैक था वो। लेकिन उस दौर में जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी वो कोएग्जिस्ट कर रहे थे सम टाइम पीसफुली। कुछ बार उनके बीच में कुछ मतभेद भी थे, लेकिन उनका ये मानना था कि हम एक ही लैंड पे जन्म हुआ हमारा, एक जैसे हमारे बिलीफ हैं, हम मोनोथिस्टिक हैं, हम साथ ही क्या हैं, प्रॉफिट अब्राहम को मानते हैं। बस फर्क यही था कि ये जो जूस लोग थे, ये जीसस क्राइस्ट को अपना मिसाह, अपना एक तरीके से प्रॉफिट नहीं मानते थे। ये चीज है। तो ये चीज है कि इन्होंने जो जीसस क्राइस्ट की जो टीचिंग्स हैं और न्यू टेस्टामेंट बाइबल है उसको मानने से इनकार कर दिया। ओल्ड टेस्टामेंट को जूइश लोग मानते थे भी। फिर आगे चल के जो क्या हुआ कि 3rd सेंचुरी 4th सेंचुरी आते आते रोमन साम्राज्य का जो एम्परर हुआ करता था, जो सम्राट हुआ करता था, उसने क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन। पहला जो शासक था जिसने अपनाया था 4th सेंचुरी में, कॉन्स्टेंटाइन था। उसने कॉन्स्टेंटिनोपल शहर भी बसाया था टर्की के अंदर। तो क्रिश्चियनिटी को अपना लिया, तो क्रिश्चियनिटी यहाँ का एक डोमिनेटिंग रिलीजन बन गया। आगे चल के रोमन्स ने क्रिश्चियनिटी को अपना स्टेट रिलीजन भी डिक्लेयर कर दिया। तो क्रिश्चियनिटी ने तो अपनी पकड़ मजबूत कर ली, और उसको सपोर्ट भी कौन कर रहा था? माइटी रोमन साम्राज्य, जो इतना ताकतवर था कि वो कुछ भी कर सकता था उस क्षेत्र के अंदर। तो उसने इस तरह से इसको स्टैब्लिश किया कि क्रिश्चियनिटी जो है वो जुडाइज्म का सक्सेसर है, और क्रिश्चियनिटी ही सब कुछ है।
और जुडाइज्म के लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते थे, जीसस क्राइस्ट को नहीं मानते थे, तो एक तरीके से इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया। दोनों रिलीजन भले ही ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल को मानते थे, लेकिन न्यू टेस्टामेंट को जूइश लोग नहीं मानते थे, और यहां से एक तरह से जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी के बीच में एक दरार आने लग गई। और आगे आने वाले समय में अगले 300 सालों तक तकरीबन जुडाइज्म के लोगों को प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा, कि इंस्टीट्यूशनलाइज डिस्क्रिमिनेशन हुआ उनके खिलाफ, जब क्रिश्चियनिटी के लोगों ने, रोमन साम्राज्य के एम्परर्स ने, उनकी हुकूमत ने जूइश लोगों का प्रोसिक्यूशन किया और उनके खिलाफ कुछ इस तरीके के कानून बनाए कि उनको पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय करें, उनको पूरी तरह से या तो वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएं, क्रिश्चियनिटी की बातों को माने, अदरवाइज उनका शोषण होगा। शुरुआती में 399 में क्या हुआ कि जूइश लोगों को क्रिश्चियन लोगों से शादी करने के लिए मना कर दिया गया। बाद में गवर्नमेंट के अंदर किसी भी तरीके की पोजीशन पे रहने से उनको मना कर दिया गया 439 के आसपास। फिर आगे चल के उनको ये कह दिया गया कि वो किसी भी तरीके के विटनेस बॉक्स में खड़े नहीं हो सकते, विटनेस नहीं बन सकते क्रिश्चियंस के खिलाफ। तो क्रिश्चियंस के खिलाफ उनको किसी भी तरीके का अधिकार नहीं था, और क्रिश्चियंस यहाँ के प्राइमरी सिटीजन बन गए और जुडाइज्म के लोग एक तरह से सेकेंडरी सिटीजन बन गए, उनको अधिकार नहीं मिल रहे थे। तो ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन था जो कि जूइश लोगों के खिलाफ रोमन साम्राज्य के समय पे हुआ। फिर रोमन साम्राज्य के दौर में कई बार यहाँ पे कई कत्लेआम भी हुए, कई लोगों को मरवाया गया अलग अलग समय पे, उनको भागना पड़ा अपनी अपनी जमीन को छोड़ के। इजराइल को छोड़ के वो भाग गए। ज्यादातर यहूदी उस समय इजराइल वाले क्षेत्र में रहते थे, लेकिन उनको इतना डर था रोमन्स का, क्योंकि उन्होंने उनका टेम्पल भी तोड़ दिया था, उनके ऊपर शोषण भी हो रहा था, उनके खिलाफ कानून भी बनाए जा रहे थे, तो वो यूरोप की तरफ भाग गए, कई रशिया की तरफ भाग गए, कई अरब की तरफ भाग गए, कई एशिया की तरफ भाग गए। लेकिन जहां जहां वो गए वहां पे भी उनका साथ शोषण हुआ। भारत और कुछ ऐसे और छोटे छोटे हिस्से हैं दुनिया के अलग अलग कोनों में जहां पे यहूदी लोगों का शोषण नहीं हुआ, लेकिन बाकी सब जगह उनका शोषण हुआ है उनके रिलीजियस बिलीफ्स की वजह से। ये चीजें हुई, और मिडिल एज में आप देखते हैं कि जूइश लोगों को ऑस्ट्राइज्ड कर दिया गया। ऑस्ट्राइज मतलब इस तरीके से कर दिया कि उनको सोशल ग्रुप का ही पार्ट नहीं माना जाता था, उनसे इस तरह से ट्रीट किया जाता था कि इनसे कोई बात नहीं करेगा, इनसे कोई मिलेगा नहीं, ये हमारे लोग नहीं है, ये तो गलत लोग हैं, अलग लोग हैं, और इनके बिलीफ गलत हैं। एक तरह से ईवल की तरह उनको देखा जाता था, गलत लोगों की तरह देखा जाता था। नॉर्दर्न यूरोप में ये सब चीजें देखने को मिली, और इसके बाद जो डेवलप हुआ, जिस तरीके के मिथ्स और जिस तरीके की माइथोलॉजी डेवलप हुई, चाहे वो इंग्लिश थीम के अंदर, चाहे वो जर्मन थीम के अंदर, बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से जूइश लोगों को सभी क्रिश्चियन स्टेट्स के अंदर प्रोसिक्यूशन का सामना करना पड़ा। इनके ऊपर इस तरीके के एलिगेशंस थे कि ये इनके सींग होते हैं, हॉर्न्स होते हैं, टेल्स होते हैं। सोचिए कितनी बेतुकी बातें हैं कि एक जूइश व्यक्ति, वो भी इंसान ही है, उसके सर पे हॉर्न है, उसके पीछे एक पूंछ है, और वो इस तरीके के रिचुअल करते हैं कि क्रिश्चियन लोगों का मर्डर करते हैं, छोटे बच्चों की बलि दी जाती है, इस तरीके की बातें यहाँ पे की, और इस तरीके की मिस्टीरियस बातें कही गई, माइथोलॉजिकल बातें कही गई, झूठ पे आधारित उनके खिलाफ एक प्रोपोगेंडा चलाया गया। और इस तरीके की चीज होती है जब एक थॉमस ऑफ माउंट में 1150 में एक बच्चे की मिस्टीरियसली डेथ हो जाती है, वो क्रिश्चियन लड़का होता है, तो ये कहा गया कि यहूदियों ने उसकी बलि दे दी, एक तरह से उसको उसके साथ गलत किया, उसको मार दिया। तो उसके बाद ये जो मिथ है ये पूरी जगह क्रिश्चियन स्टेट्स में फैल गई, और यहूदी लोगों से और ज्यादा नफरत करने लग गए लोग। फिर क्रूसेड्स का टाइम आता है। क्रूसेड्स का टाइम क्या होता है मिडिल एज में? सन 1095 में पोप अर्बन II ने ये कहा, जर्नल अपील करी सभी क्रिश्चियन स्टेट से कि आप सब जो है एक क्रॉस लो। क्रॉस किसका प्रतीक है? क्रिश्चियनिटी का प्रतीक है। स्वॉर्ड लो, और होली लैंड जेरूसलम को मुस्लिम स्टेट से, मुस्लिम रूल से आजाद कराओ, क्योंकि वो हमको बिलोंग करती है। अब ये कहानी क्या है? आप जेरूसलम का विवाद तो जानते होंगे। देखिए, जेरूसलम जो है, जो एक होली सिटी है, जो कि तीनों अब्राहमिक रिलीजन्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जेरूसलम का आप मैप देखिए, जो ओल्ड सिटी जेरूसलम है उसका मैप देखेंगे, यहाँ पे आपको क्रिश्चियन क्वार्टर दिखेगा, मुस्लिम क्वार्टर दिखेगा, अर्मेनियन क्वार्टर दिखेगा, जूइश क्वार्टर दिखेगा। अर्मेनियन क्वार्टर को तो आप भूल जाइए, ये तो इसलिए हुआ क्योंकि अर्मेनियन जेनोसाइड जब हुआ था मिडाइवल पीरियड में, ओटोमन के समय के अंत के समय पे, तो अर्मेनिया के लोग यहाँ पे आके बस गए, और वो डर की वजह से वो यहाँ पे आ गए। लेकिन तीनों अब्राहमिक रिलीजन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जूइश लोगों का तो ये एक होमलैंड माना जाता है कि उनके एंसेस्टर्स यहीं पे जन्म लिया, उन्होंने यहीं पे रहे, तो जूइश लोग तो इसे अपना होमलैंड मानते हैं कि ये हमारा होमलैंड है, एंसेस्टर की जमीन है। मुस्लिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है एक थर्ड होली साइट के रूप में। थर्ड होलीएस्ट साइट है मुस्लिम्स की,
और क्योंकि कहा जाता है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने अपने स्वर्ग की यात्रा यहाँ से करी थी, और यहाँ पे अल अस्का मॉस्क जो है इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण मस्जिद है, आपको पता होगा। यहाँ पे क्रिश्चियंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीसस क्राइस्ट का बचपन और यहाँ पे बीता और उनका क्रूसिफिकेशन भी यहाँ पे हुआ। तो क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और जुडाइज्म तीनों ही अब्राहमिक रिलीजन के लिए सबसे होलीएस्ट सिटी है जेरूसलम, जिसे होली लैंड ऑफ जेरूसलम भी कहा जाता है, जैसे प्रॉमिस लैंड भी कहा जाता है। तो ये जो जमीन है, ये आप जानते हैं कि 7वीं 8वीं शताब्दी के बाद, 8वीं शताब्दी के बाद स्पेसिफिकली ये इस्लामिक रूल के अंडर आ गई। पहले जो कैलिफेट थी उनके अंडर आई, चाहे वो उमैयद कैलिफेट हो, अब्बासी कैलिफेट हो, या पहले की राशिदुन कैलिफेट हो। उसके दौर से ही इस सिटी को कंट्रोल करने के लिए इस्लाम लगा हुआ था और इस्लाम ने इसको कंट्रोल कर लिया था। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1095 में जब पोप अर्बन II ने कहा कि तुम सब यहाँ पे होली रोमन एम्पायर का एम्परर बना हुआ है, कोई यहाँ पे इंग्लैंड का एम्परर बना हुआ है, कोई स्पेन का राजा बना हुआ है, तुम सब क्या कर रहे हो कि जो हमारी होलीएस्ट सिटी है वो तो इस्लाम ने कंट्रोल कर रखी है, तो तुम क्या करो कि एक लड़ाई करो और जाके जेरूसलम के ऊपर कंट्रोल करो। लेकिन जेरूसलम पे कंट्रोल करना इतना आसान था नहीं, क्योंकि उस समय इस्लामिक रूल बहुत खतरनाक था, काफी स्ट्रॉन्ग था उस समय ओटोमन रूल तो नहीं आया था, लेकिन यहाँ की जो कैलिफेट्स थी और यहाँ के जो शासक थे वो काफी स्ट्रॉन्ग थे। तो यहाँ पे उन्होंने अटैक किया, और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, तकरीबन 11-12 लड़ाइयाँ हुई। मैं इसको डिटेल में आपको पढ़ा चुका हूँ क्रूसेड्स के बारे में, आप द क्रूसेड्स सक्सेस प्लस एकेडमी सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। तो ये उनके मैप का रास्ता है, जिसमें उन्होंने कहा कि पहला जो क्रूसेड हुआ वो कौन से रास्ते से आया, इधर से आया होली रोमन साम्राज्य का, यहाँ से फ्रांस का राजा आता है, यहाँ पे दूसरे अलग अलग राजा आते हैं और वो इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और कई लड़ाइयाँ होती हैं। लेकिन अंततः इस लड़ाइयों का जो अंत होता है उसमें मुस्लिम्स की जीत होती है। मुस्लिम्स के पास ही जेरूसलम का कंट्रोल रहता है आने वाले समय के लिए। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ओटोमन साम्राज्य जब खत्म हो जाता है तब ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आता है, और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, उसके बाद जाके क्रिश्चियनिटी के यूएन के अंदर एक बेसिकली बिल पारित होता है, यूनाइटेड नेशन का पार्टीशन प्लान बनता है, तब जाके यहूदियों को वहां पे एक छोटा सा देश मिलता है। लेकिन यहाँ पे कंट्रोल किसका था? मुस्लिम्स का था। तो क्रूसेड्स हुए, लेकिन इस क्रूसेड्स के दौरान ज्यूइश लोगों के साथ किस तरीके का ट्रीटमेंट हुआ वो हमारा समझने का विषय है इस वीडियो में स्पेसिफिकली। तो ये रिलीजियस एक तरीके का वॉर था, बैटल थी, यहाँ पे बहुत सारी बैटल्स हुई, और लड़ाई किस चीज के लिए थी कि होली सिटी ऑफ जेरूसलम को कौन कंट्रोल करेगा। बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी इस क्षेत्र में ज्यूइश लोग तो रह ही रहे थे, क्योंकि वो उनकी होमलैंड थी, तो काफी लोग यहाँ पे रह रहे थे, काफी लोग दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे चले गए थे, लेकिन काफी यहाँ पे ऑलरेडी रह भी रहे थे। उसका कॉन्सिक्वेंसेस जो है इस लड़ाई का वो ज्यूइश लोगों को भी सहना पड़ा, क्योंकि इधर से क्रिश्चियनिटी के लोग इनसे नफरत करते थे। और कई बार आपको ये चीज देखने को मिलती है कि इस्लाम के अंदर भी कई ऐसे रूलर्स आए जिन्होंने यहूदी लोगों को टारगेट किया, उनके खिलाफ ऐसे मुश्किल भरे रूल बनाए। ये मैंने हिस्ट्री ऑफ इजराइल में भी आपको पढ़ा है कि उनको यहाँ तक कहा गया कि ये कपड़ा पहनोगे, ये नहीं पहनोगे, और ये चीज फॉलो करोगे। एक प्राइमरी सिटीजन की तरफ फॉलो नहीं किया जाता था। तो ज्यूइश लोग जो कि उस समय इतने ताकतवर थे नहीं उस क्षेत्र में, और लड़ाई हो रही थी इस्लाम और क्रिश्चियनिटी की, तो आप जानते हैं कि जब दो बड़े हाथी लड़ते हैं तो घास तो पिसता ही है। तो ज्यूइश लोग यहाँ पे पिसे। मॉब्स जो भी यहाँ पे आई थी क्रूसेडर्स की, उन्होंने ज्यूइश कम्युनिटीज को लूटा, उनकी औरतों का रेप किया, बच्चों तक को मारा, बड़े बड़े यहाँ पे मसाक्रेज हुए, ज्यूइश लोगों को यहाँ पे बहुत प्रोसिक्यूट किया गया। तो बड़े बड़े पोग्रोम्स हुए। पोग्रोम्स मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड मसाकरे। तो इस तरीके के मसाकरेज यहाँ पे हुए, इस तरीके के कत्लेआम यहाँ पे किए गए। उसके बाद क्या होता है आगे चल के, अगर आप बात करें 13वीं सेंचुरी और 14वीं सेंचुरी की, तो 14वीं सेंचुरी का जो पीरियड चल रहा था उस समय एक प्लेग आया, बिबोनिक प्लेग। और ये प्लेग जो है बीमारी, ये पूरे यूरोप में फैल गई, और इतनी भयंकर तरीके से फैली कि तकरीबन 1/3 आबादी यूरोप की इसमें मारी गई। 1/3 आबादी जब किसी जगह की मारी जाती है, सोचिए वो बीमारी कितनी खतरनाक है, कितना बड़ा पेंडेमिक था वो। तो ये प्लेग आया था उस समय, और इसकी वजह से जो लोग हैं, आप जानते हैं कि कोरोना तो अभी आया था 21वीं शताब्दी में, उसमें ही कितने सारे सुपरस्टिशंस और किस तरीके की बातें होती थी, लोग इग्नोर करते थे चीज़ों को। तो फियर, सुपरस्टिशंस और इग्नोरेंस प्रमोट हुआ उस दौर में, और उसकी वजह से किसी को तो ब्लेम करना था कि किसकी वजह से हो रहा है। तो किसकी वजह से हो रहा था, यहाँ पे बातें कही गई कि ज्यूइश लोग जो हैं उनको यहाँ पे स्केपगोट बनाया गया, उनको बलि का बकरा बनाया गया, और कहा कि इन लोगों की वजह से सारी चीजें हो रही है।
इन लोगों की वजह से ये प्लेग आया है, ये महामारी आई है, बीमारी आई है। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली ऐसा तो है नहीं कि जूइश लोग यहाँ पे मर नहीं रहे थे, जूइश लोग भी उस प्लेग की चपेट में आ रहे थे, वो भी मर रहे थे, लेकिन उनके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाए गए कि वो कुओं के अंदर वेल्स को पॉइज कर रहे हैं, उनमें जहर डाल रहे हैं, डिजीज को फैला रहे हैं, इस तरीके की बातें हुई। और उसका परिणाम ये हुआ कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया के अंदर तकरीबन 1 लाख से ज्यादा यहूदियों को जिंदा जला दिया गया, उनके ऊपर झूठे जो एक्यूजेशंस लगे थे उनकी वजह से। और इस तरीके की चीजें हुई और इस तरीके की बातें हुई कि बहुत सी जो बच्चे को एक कि ये क्रिश्चियंस बच्चों की बलि देते हैं और इस तरीके की बातें हुई, जो सेक्रेट एलिमेंट्स हैं क्रिश्चियनिटी का उनका अपमान करते हैं, बीमारी को फैलाते हैं, जिसकी वजह से यहूदियों को यहाँ पे मौत के घाट उतारा गया। ये चीजें हो रही थी, इस तरीके के स्टीरियोटाइप्स हो रहे थे, जिसकी वजह से इतने लोगों को मार दिया गया। आगे चल के मार्टिन लूथर, नाम मार्टिन लूथर का आपने सुना होगा, 2 मार्टिन लूथर हुए, एक मार्टिन लूथर और एक मार्टिन लूथर जूनियर। आगे चल के मार्टिन लूथर जूनियर तो वो जो हैं जिन्होंने ब्लैक्स के राइट्स के लिए अमेरिका के अंदर आंदोलन किया, और ये मार्टिन लूथर हैं जिन्होंने रिफॉर्मेशन और प्रोटेस्टेंटिज्म को की नींव रखी। एक तरह से मार्टिन लूथर, प्रोटेस्टेंटिज्म मैंने आपको पढ़ा चुका हूं मैं, रिफॉर्मेशन आंदोलन जो था, मूवमेंट था जिसमें क्रिश्चियनिटी का एक तरह से डिवीजन हो गया था। प्रोटेस्ट से ही प्रोटेस्टिज्म बनाया, यानी प्रोटेस्ट करने की वजह से, तो कैथोलिक अलग हो गए, प्रोटेस्टिज्म अलग हो गया और यूरोप के अंदर एक तरीके से रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट होने शुरू हो गए। इस व्यक्ति ने, जिसको एक धार्मिक सुधारक कहा जाता है यूरोप के अंदर और काफी नाम था इनका, इस व्यक्ति ने एक पंपलेट लिखा और एक बहुत ही बाइगोटरी बात करी, बहुत ही बेवकूफ भरी बात करी और जूइश लोगों के खिलाफ हिंसा को भड़का दिया। जूइश लोगों के लिए इसने एक पंपलेट लिखा था 1545 में और लिखा जूइश एंड देयर लाइज, यहूदी और उनके झूठ। उसने कहा कि जूइश लोग जो हैं वो क्रिश्चियन ब्लड के प्यासे हैं, क्रिश्चियन ब्लड के लिए थ्रस्ट हैं वो, और वो बहुत बुरे लोग हैं, वो अच्छे लोग नहीं हैं। उनके जो जो जितने भी बिलीफ्स हैं उनको उसने दरकिनार करा और उनके खिलाफ एक तरीके का गलत स्टेटमेंट दिया, उनके खिलाफ नफरत फैलाई और कहा कि जूइश लोगों को तो स्लेंग कर देना चाहिए, मार देना चाहिए, उनको तो आग में झोंक देना चाहिए, उनके जो साइनागोग्स और स्कूल्स हैं उनको भी जला देना चाहिए। साइनागोग्स जो रिलीजियस इनके इंस्टीट्यूशंस होते हैं एक तरीके से, जहाँ पे प्रे करते हैं लोग, तो साइनागोग्स को जला देना चाहिए, स्कूल्स को जला देना चाहिए, उनके घरों को पूरी तरह से तबाह कर देना चाहिए, उनके लिए कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए जहाँ पे वो रह सके। इस तरीके की बातें मार्टिन लूथर जैसा आदमी कर रहा है, जिसने क्रिश्चियनिटी के अंदर एक रिफॉर्म लेके आया, जिसने प्रोटेस्ट किया क्रिश्चियनिटी के, कैथोलिक चर्च के पादरियों के खिलाफ, कहा कि ये लोग गलत धारणा फैला रहे हैं और क्रिश्चियनिटी का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। वो आदमी जूइश लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहा था। तो इस तरीके की बातें जब मार्टिन लूथर ने की तो उसका भी बुरा परिणाम झेलना पड़ा जूइश लोगों को। उसके बाद ये जो मार्टिन लूथर का पंपलेट था, बुक थी, उसको 1935 में नाजियों ने रीप्रिंट करवाया। मार्टिन लूथर भी जर्मनी से ही था और जर्मनी के अंदर ही नाजी पार्टी आगे चल के सत्ता में आई थी 1930 के दशक में, जिसका लीडर हिटलर था, ध्यान होगा आपको। तो उसने भी रीप्रिंट करवाया इसको। यहाँ से एक माहौल ऐसा बन गया कि मानते हैं कि एंटी जुडाइज्म से एंटी सेमिटिज्म की तरफ चीजें चली गई। एंटी जुडाइज्म मतलब बेसिकली ऐसा है कि जब क्रिश्चियनिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था जुडाइज्म के लोगों को, तो उसको तो एंटी जुडाइज्म कहते हैं कि ठीक है ये लोग क्रिश्चियनिटी को नहीं मान रहे। लेकिन एंटी सेमिटिज्म जो है वो एक एक्सट्रीम वर्जन है, जिसका मतलब है कि जूइश लोगों के प्रति हिंसा करना और उनको, उनकी रेस को एक तरह से दूषित समझना और मानना कि ये कंटेमिनेट कर रहे हैं हमारी रेस को और इनको खत्म कर देना चाहिए। तो ये एंटी सेमिटिज्म जो है वो उस दौर में और ज्यादा डेवलप हो गया। मिडिल एज की ही बात हो रही है, तो जब जूइश लोगों के खिलाफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ लीगल और सिविल राइट्स भी इस तरीके के बनाए गए कि उनको सेकेंडरी सिटीजन बना दिया गया, और वहाँ की जो हुकूमतें थी उन्होंने उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया। आप देखते हैं कि 13वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही जूइश लोगों के को इस तरीके की चीजें सहन करनी पड़ती थी कुछ जगहों पे, कि उनको डिस्टिंक्टिव सिंबल्स पहनने पड़ते थे, कि या तो वो एक बैच पहनेंगे या किसी तरीके की एक पॉइंटेड हैट पहनेंगे, और उसके ये जिससे ये दिख जाए कि ये आदमी यहूदी है, उससे किस तरीके का व्यवहार करना है, उससे किस तरीके की कांटेक्ट रखना है, इसके लिए उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उनको एक तरह से डिस्टिंक्टिव रखने के लिए उनको ऐसे बैजेस पहनने पड़ते थे। तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं, और ये चीज आगे चल के नाजी पार्टी ने फिर से इसको मुकम्मल किया, कि वापस उसने ये शुरू किया कि आपको इस तरीके के वो पहनने पड़ेंगे, बैज पहनने पड़ेंगे हाथ में, ये सब करना पड़ेगा। उसके बाद हाँ, मतलब इस तरीके के नोटिस लगाए जाते थे नाजी पार्टी के दौर में कि नाजियों को, ये यहूदियों को ये नहीं, ये पहनना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये राइट है, ये राइट नहीं है, आपका अधिकार क्या क्या है।
फिर आगे चल के देखिए, जब जूइश लोगों को ये अलाउड नहीं था कि वो अपनी जमीन रख सकते हैं, लैंड ओनरशिप उनको नहीं मिलती थी, और चर्च ने ये कह रखा था क्रिश्चियन लोगों को कि वो क्रिश्चियन लोगों को, एक क्रिश्चियन किसी दूसरे क्रिश्चियन को मनी उधार नहीं दे सकता, लोन नहीं दे सकता, क्योंकि ये उनके हिसाब से गलत है। प्रॉफिट के लिए पैसा कमाना, पैसे देना किसी जरूरतमंद को तो बिना ब्याज के दो, ऐसे नहीं दे सकते आप, लोन के तौर पे नहीं दे सकते। तो क्रिश्चियंस ऑब्वियसली ये काम करेंगे नहीं, है ना। तो जूइश लोगों ने इस चीज को अपनाया कि वो मनी लैंडर्स बन गए। उन्होंने पैसा उधार देना शुरू कर दिया जितना वो कमाते थे, और उसी से ब्याज से वो कमा के अपनी जिंदगी चला रहे थे। लेकिन इस चीज को भी पसंद नहीं किया गया, क्योंकि कई लोगों को जब उन्होंने ब्याज दिया और ज्यादा महंगी ब्याज रेट पे दे दिया, तो उनको एक मनी हंगरी और ग्रेडी लोगों की तरह देखा गया। ये चीज हुई। मनी लेंडर्स थे तब, कुछ समय के लिए इनको फायदा भी हुआ। फायदा ये हुआ कि जब इन्होंने कुछ रूलर्स को और कुछ अथॉरिटेरियन के लोगों को पैसा दिया, तो उन्होंने अपने बड़े बड़े महल बना लिए, अपनी आर्मीज बना ली, तो उनको फायदा हो रहा था। जितने समय के लिए जूइश लोग बेनिफिट करते थे किसी रूलर को, तब तक तो उनको छेड़ा नहीं जाता था, उनको परेशान नहीं किया जाता था। लेकिन जब उनके लिए कन्वीनियंट लगता था कि किसी को स्कैप गॉट बनाना है, किसी को बलि का बकरा बनाना है, तो वो इन जूइश लोगों को बना देते थे। उनको टॉलरेट नहीं किया जाता था उस समय। और उसके बाद क्या हुआ कि जब चीजें ऐसी हुई कि स्थितियां और खराब हुई, तो कई जगहों से जूइश लोगों को निकाला भी गया। जैसे इंग्लैंड से निकाला गया 1290 में, फ्रांस से निकाला गया 1394 में, स्पेन से निकाला गया। स्पेन में बड़े स्तर पे जूइश लोगों का शोषण हुआ। तो जूइश लोगों का बहुत शोषण हुआ, जूइश लोगों को यहाँ पे बहुत परेशान किया गया क्रिश्चियनिटी के इन तमाम साम्राज्यों के द्वारा। आप देख सकते हैं ये स्पेन और इन तमाम क्षेत्रों से, अलग अलग जगह से जूइश लोग जो है वो मूव कर रहे थे इधर उधर, कि जहां उनको कहीं शरण मिल जाए, कहीं पे जाके वो रह लें शांति से, कहीं उनको जगह मिल जाए तो वो रह लें। इनमें से बहुत से लोग जो है वो यहाँ पे आने लग गए। ओटोमन के समय पे काफी लोग जो है इजराइल वाले क्षेत्र में आके रहने लग गए थे, क्योंकि एक शासक थे ओटोमन के, सुलेमान के बाद सलीम टू, शायद सलीम टू ही नाम था उनका। तो उनकी वाइफ जूइश थी, तो उन्होंने जूइश लोगों को कहा था कि आप यहाँ पे पैलेस्टाइन और जो इजराइल वाला हिस्सा है यहाँ पे रह सकते हैं। तो जूइश एक्सप्लोशंस का आप मैप देख सकते हैं। स्पेनिश जूइश लोग जो आके अलग अलग जगहों पे रहे, उनका भी आप मैप देख सकते हैं। आपको और कई सारे ऐसे मैप नजर आ जाएंगे जिसमें नजर आएगा कि जूइश लोगों को जब प्रताड़ित किया गया तो वो कहाँ कहाँ पे जाके रहने लग गए। अब ये जो टर्म है एंटीसेमिटिज्म, ये शब्द पहली बार कोइन किया गया था 1873 में। शब्द बाद में आया, चीजें पहले से चलती आ रही थी। विलियम मार नाम का एक जर्मन पॉलिटिशियन था, उसने ये शब्द बताया था। और उसने बताया, वो खुद एक बायोग्राफी नहीं था, उसने बताया था, अपना थीसिस लिखा था कि जूइश लोगों के खिलाफ क्या क्या चीजें हो रही हैं। और बायोग्राफी था, सॉरी बायोग्राफी कैसे नहीं था। His thesis was that the Jewish were conspiring to run the state and should be excluded from citizenship. उनको citizenship से हटाना देना चाहिए। इस तरीके की बातें उसने लिखी अपने थीसिस में। एंटीसेमिटिज्म में वो भी इस तरीके की चीजें करी। और इन रशिया जारिस सीक्रेट पुलिस पब्लिश ए फोर्ज कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट बीइंग नोन एज द प्रोटोकॉल ऑफ द एल्डर्स ऑफ जियोन। ये सब चीजें इनके जो जार की जो पुलिस थी, जार मतलब रशिया का जो एम्परर था उसको जार कहा जाता है, तो जार की एक सीक्रेट पुलिस हुआ करती थी, वो भी उसके मिशंस पूरे करती थी, जार के सीक्रेट मिशंस। तो उसमें यहूदियों का शोषण करना, यहूदियों को ठिकाने लगाना भी इसका मिशन हुआ करता था। तो ये सब चीजें चलती थी। एक तरीके का रेसिज्म और एंटीसेमिटिज्म जो है वो उस दौर में चल रहा था। एक सोशल चीजें चल रही थी उस दौर में कि ये सब हो रहा था। फ्रांस की बात करें तो 1894 में एक व्यक्ति था जिसका नाम था अल्फ्रेड ड्रेनफुस। ये एक जूइश व्यक्ति था जो कि कैप्टन हुआ करता था फ्रांस की आर्मी में। इसको फॉल्सली अक्यूज किया गया और कन्विक्ट किया गया कि इसने जर्मनी के लोगों को फ्रांस के सीक्रेट्स बेचे हैं। इस तरीके के आरोप इसके ऊपर लगाया गया, लेकिन ये आरोप झूठे थे, बेबुनियाद थे। और ये ड्राइफस जो था वो इनोसेंट था। ये बात बाद में प्रूव भी हो गई, लेकिन इस बात को कवर अप करने के लिए ब्रिटिश ऑफिसर्स ने काफी प्रयास करे और उन्होंने जूश लोगों के ऊपर एक आरोप लगाने के लिए ये उस मंशा से कन्विक्ट किया था, उसको अक्यूज किया था। हालांकि बाद में ड्राइफस जो है वो तो इनोसेंट साबित हुआ, गिल्टी नहीं मिली उसको, लेकिन इसको ड्राइफस अफेयर के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है, क्योंकि ये एक डीपली रूटेड और प्रिवेसिव एंटीसेमिटिज्म का नमूना था फ्रांस के अंदर। तो फ्रांस में भी एंटीसेमिटिज्म था और रशिया में भी था। रशिया में बड़े स्तर पे था, रशियन एम्पायर बहुत बड़ा था, लेकिन जूइश लोगों को एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने की ही अनुमति थी। वो यहाँ पे रहते थे, इस क्षेत्र में रहते थे जहाँ पे आज के समय ये आपका यूक्रेन वाला जो हिस्सा है और वेस्ट वाला हिस्सा है रशिया का, वहां पे रहते थे। ये बहुत गरीब थे, लेकिन उनको सारी
चीजों के लिए, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ माना जाता था रशिया के अंदर, और माना जाता था कि जितनी दिक्कतें हो रही है रशिया में वो सारी इन यहूदियों की वजह से हो रही है। इसकी वजह से ऑर्गेनाइज मैसाक्रेज हुई, जिनको पोग्रोम्स कहा जाता है, जिनको जार की सीक्रेट पुलिस ने अंजाम दिया, उनको इंस्टिगेट किया और बहुत से लोगों को यहाँ पे मारा। 1905 में जब रशिया रूसो जापानीज वॉर में हार गया, उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे हत्याकांड हुए, बहुत सारे ऐसे लोगों को मारा गया, बहुत सी जगहों पे कत्लेआम हुआ जहाँ पे यहूदी लोगों को मारा, जिसकी वजह से जो दुनिया की ज्यादातर रशियन जो जूइश पॉपुलेशन है वो रशिया में रह रही थी और वो सब भाग गई। तकरीबन 2 मिलियन यहूदी जो हैं वो रशियन एम्पायर को छोड़ के भागे, जिसमें ज्यादातर चले गए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि यूएसए उस समय एक डेमोक्रेसी बन चुका था, तो वहां पे चले गए। और बहुत से लोग यहाँ पे पैलेस्टाइन भी गए, साउथ अमेरिका भी गए, अफ्रीका भी गए, ऑस्ट्रेलिया भी गए, यूरोप में भी चले गए, लेकिन जहां जहां वो जा सकते थे वहां वहां वो गए, लेकिन वहां पे भी उनको बहुत जगह शोषण का सामना करना पड़ा। अगर बात करें 1917 से 1921 की, जब दौर चल रहा था रशियन रिवॉल्यूशन का, तो उस दौर में भी 500 से ज्यादा जूइश कम्युनिटीज को यूक्रेन से वाइप आउट कर दिया गया, और तकरीबन 60,000 से ज्यादा यहूदी औरतों और बच्चों को भी मार दिया गया, उनका मर्डर कर दिया गया। इस तरीके का माहौल चल रहा था रशिया में। ये बात कर रहा हूं मैं 20वीं शताब्दी की, बहुत पुराना समय नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद बात आती है कि 20वीं शताब्दी में एंटीसेमिटिज्म का जो सबसे खतरनाक माहौल और जेनोसाइड आपको मिलता है, वो मिलता है जर्मनी में, जब होलोकास्ट होता है। तो जर्मनी में इतना खतरनाक क्यों हुआ, जबकि फ्रांस, इंग्लैंड और बाकी हिस्सों में इतना खतरनाक नहीं हुआ एंटीसेमिटिज्म, और इतने बड़े स्केल पे यहाँ पे मास मर्डर, जेनोसाइड या होलोकास्ट जैसी गतिविधियां नहीं हुई। जर्मनी में ऐसा क्या हुआ? जर्मनी का कारण यह है कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, और पहला विश्व युद्ध आपको याद होगा कि जिसमें एक तरफ थे सेंट्रल पावर्स और एक तरफ थे एंटांट अलाइज, जिनको अलाइड पावर्स भी कहा जाता है। तो अगर सेंट्रल पावर्स की बात करें तो जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ये ऑटोमन एम्पायर था, और बाकी दूसरी तरफ आप देखते हैं कि अलाइड पावर्स में यूएसए, कनाडा, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये तमाम देश थे। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ और जीत हुई इन अलाइड पावर्स की, सेंट्रल पावर्स की हार हुई, बेसिकली जर्मनी की हार हुई। और जर्मनी की हार हुई तो उसके बाद एक ट्रीटी होती है, जिस ट्रीटी का नाम होता है ट्रीटी ऑफ वर्साई। ट्रीटी ऑफ वर्साई कहाँ पे साइन होती है? फ्रांस में होती है, और बुरी तरह से ह्यूमिलिएट किया जाता है जर्मनी को जीतने वाली ताकतों के द्वारा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, ये सभी जो हैं ये कहते हैं कि इस युद्ध का जो कारण है वो जर्मनी है, जर्मनी की वजह से ये युद्ध हुआ, और जर्मनी को इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, उसको अपनी टेरिटरी को भी गिव अप करना पड़ेगा, बहुत सारी टेरिटरी को, और रिपारेशन भी देने पड़ेंगे, बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा उन देशों को जिन्होंने युद्ध में अपना पैसा लगाया। तो बहुत सारे वॉर रिपरेशन देने पड़ रहे थे। तो बेसिकली जर्मनी ह्यूमिलिएट हुआ, जर्मनी का आम आदमी ह्यूमिलिएशन फील कर रहा था कि उनके देश के साथ बुरा हुआ। वो एक युद्ध में तो हारे ही, लेकिन हारने के बाद ट्रीटी ऑफ वर्साई में उनका बहुत बड़ा ह्यूमिलिएशन हुआ। तो अब उनको भी एक स्केपगोट चाहिए था कि किसको बनाए बलि का बकरा, और कौन करेगा लीडरशिप। लीडरशिप में आया अडोल्फ हिटलर, जो कि एक डेमोगोगिक लीडर था, एक नेशनलिस्ट था, अल्ट्रा नेशनलिस्ट लीडर था, जो कि लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर सकता था। लोगों की भावनाएं क्या थी कि हमारे साथ बाकी यूरोप के देशों ने गलत किया है, इंग्लैंड ने गलत किया है, फ्रांस ने गलत किया है, यूएसए ने गलत किया है, आसपास के और देश जैसे रशिया ने गलत किया है, तो हमें बदला लेना है, और हमारे देश की ग्लोरी खत्म हो चुकी है, उस ग्लोरी को वापस प्राप्त करना है। और ये सब सपने दिखाए अडोल्फ हिटलर ने। उसकी मंशा क्या थी ये लोगों को नहीं पता थी, लेकिन लोगों को एक उम्मीद की तरह अडोल्फ हिटलर नजर आ रहा था। उसने कहा कि मैं अपने फादरहुड जर्मनी को वापस अपनी ग्लोरी को लौटा दूंगा, ग्लोरी की तरफ लौटा दूंगा। ये सब बातें कही, और उसने कहा कि देखो हम आर्यन रेस के लोग हैं, जर्मनी के जो लोग हैं, जो नेटिव हैं, वो आर्यन रेस के लोग हैं, और हम सुपीरियर हैं बाकी सबसे, और यहाँ पे रहने वाले जो जूइश लोग हैं ये कंटेमिनेट कर रहे हैं हमें। और ये जूइश लोगों का खिलाफ जो बातें चलती आ रही थी पहले से, उनको और फैलाया उसने, और कहा कि ये लोग जो हैं ये गलत लोग हैं, खराब लोग हैं, इन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी की हार का कारण बने हैं ये लोग। इस तरीके की बातें कही तो लोग नफरत करने लग गए जूइश लोगों से। उसने ये तक कह दिया कि सभी जूइश लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए, एलिमिनेट कर देना चाहिए, जर्मनी में इनका रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इसके बाद एक पूरी सिस्टमेटिक ढंग से चीजें तैयार हुई। नाजी जर्मनी की एक सोच, एक आइडियोलॉजी आपको सामने नजर आती है, रेसिज्म की, लिविंग स्पेस की। लिविंग स्पेस की क्या थ्योरी थी हिटलर की? वो कह रहा था कि ये जो आर्यन रेस है, जो जर्मनी के नागरिक हैं, जो प्योरेस्ट सिटीजन है, प्योरेस्ट रेस्ट है,
ये जब एक्सपेंड करेगी, इनकी जनसंख्या बढ़ेगी तो हमें रहने के लिए जगह चाहिएगी, और जगह चाहिएगी तो हमें क्षेत्र अपना बढ़ाना पड़ेगा, जर्मनी को एक्सपेंड करना पड़ेगा, देश को की सीमाओं को बढ़ाना पड़ेगा, मतलब दूसरे देशों को जीतना पड़ेगा। ये बातें कही और वो सत्ता में आ गया 1933 में। उसने कहा कि सभी जर्मन जो जूश हैं, जो जर्मनी के अंदर रहने वाले यहूदी हैं, उनको यहाँ से या तो वो भाग जाओ या फिर उनको हम अधिकार छीन लेंगे उनसे। उनके खिलाफ बहुत सारी ऐसे लॉ बनाए गए कि उनको अलग अलग तरीके के कपड़े पहनने पड़ते थे, उनको बैज पहनने पड़ते थे, इनको ये दिखाना पड़ता था कि वो यहूदी हैं, उनको क्रिश्चियंस के साथ शादी करने से मना किया गया, जर्मनी के अंदर उनको सिटीजनशिप उनसे छीन ली गई, बहुत से ऐसी चीजें हुई और पूरे देश में ये सब चीजें होने लग गई। लेकिन उसके बाद जर्मनी ने जब पोलैंड के ऊपर सितंबर 1939 में अटैक कर दिया तो उसके साथ साथ कंटेम्परेरली उसने जूइश लोगों का भी शोषण करना शुरू कर दिया, उनके ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने जूइश लोगों को इकट्ठा किया, उनको गैस चैम्बर्स में डाला और वहां पे जो जहरीली गैसें हैं उनका इस्तेमाल करके उनको मार दिया गया। तकरीबन 60 लाख यहूदियों को जर्मन ऑक्यूपाइड टेरिटरीज के अंदर, जो यूरोप में थी, जो जो क्षेत्र उसने जीता था सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान। शुरुआत में हिटलर काफी फ्रंट फुट पे था 1941 तक दूसरे विश्व युद्ध में, तो उसने काफी क्षेत्र जीत लिया था। तो तकरीबन 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतारा गया। इसे ही कहा जाता है द होलोकास्ट। इसमें से बहुत सारे लोगों को तो मास शूटिंग के दौरान मारा गया और कई को पॉइजन गैस के दौरान एग्जामिनेशन कैंप्स में मार दिया गया। तो पहले उनको इकट्ठा करते थे, उनके बाद कैंप्स में डालते थे, बार्ड वायर के अंदर उनको रखा जाता था, उनसे बहुत ही मुश्किल काम करवाए जाते थे और उसके बाद उनको गोली मार दिया जाता था और इस तरीके से उनको मास मर्डर किया जाता था। ये सब चीजें सारी जगह हुई हैं जहां जहां जर्मनी ने अपना क्षेत्र जीता था, क्षेत्र का विस्तार किया, वहां सभी जगहों पे उसने मास मर्डर कराए हैं। इसको होलोकास्ट कहा जाता है। और ये जो चीजें हुई उसकी वजह से दुनिया ने जो कुछ देखा उसका रिजल्ट ये निकला कि होलोकास्ट के जो हॉरर्स हैं, जो उनके अलग अलग आप कैंप्स में देखते हैं, उनके जो होलोकास्ट के जो कैंप्स थे जहां पे मारा गया लोगों को, उनसे लोग जो हैं वो थोड़े डर में आ गए कि ये क्या कर दिया, कितने यहूदियों को मार दिया गया। तो ह्यूमन राइट्स की बात होने लग गई। कई देशों ने इस चीज को फील किया कि उनको शर्म आती है इस चीज को देखने में कि उनके देशों में एंटीसेमिटिज्म है, वहां पे यहूदियों से नफरत की जा रही है, उनके खिलाफ हिंसा की जा रही है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उसके बाद कैथोलिक चर्च ने भी एक प्रयास किया और 1960 के टाइम पे उसने एक चेंज लाया और उसने वो सारी चीजें रिमूव कर दी। हिस्टोरिकली जो एविडेंस, जो जो चीजें थी जिसमें ये ब्लेम किया जाता था या फॉल्सली क्लेम किया जाता था कि जूइश लोग भी रिस्पॉन्सिबल हैं जीसस क्राइस्ट की डेथ के लिए। जीसस क्राइस्ट की डेथ के लिए कई बार क्रिश्चियनिटी के लोगों ने जुडाइज्म के लोगों को क्रिटिसाइज किया और उनके ऊपर आरोप लगाए। हालांकि रोमन्स ने मारा था, रोमन्स ने क्रूसिफाइड किया था जीसस क्राइस्ट को, लेकिन इनके ऊपर आरोप लगाया गया। उसके बाद एक और बदलाव यह हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ही जब यूनाइटेड नेशन बना था और यूनाइटेड नेशन बनने के बाद जब ये जो विवाद है कि जूइश लोगों को उनका होमलैंड दिया जाए, एक जो मांग थी, जायोइज्म की मांग थी कि जूइश लोगों को उनका खुद का घर दिया जाए क्योंकि उनको पूरी दुनिया में शोषण का सामना करना पड़ रहा है। तो इस मांग को पूरा करने के लिए ये जो पैलेस्टाइन की जमीन है इसको दो भागों में बांटा यूनाइटेड नेशन पार्टीशन प्लान 1947 में, कि एक ये जो आपको मैप नजर आ रहा है ऑरेंज कलर का, इसको तो बनाया गया जूइश स्टेट यानी इजराइल, आज का इजराइल, और ये जो येलो कलर में नजर आ रहा है इसको बनाया गया अरब मुस्लिम स्टेट जिसका नाम पड़ा पैलेस्टाइन। पैलेस्टाइन नाम पहले भी से भी था लेकिन पैलेस्टाइन इसको नाम रखा गया। लेकिन बाद में इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया गया, अरब वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया और कहा कि ये जो जमीन है ये अरब मुस्लिम्स की है और यहाँ पे यहूदी जो आके बसे हैं वो तो इलीगल बसे हैं, ये तो ऑक्यूपायर्स हैं, तो इनको यहाँ से मार के खदेड़ के भगा देंगे हम लोग। तो जिस दिन इजराइल बना था 1948 में, उसी दिन क्या है इनके ऊपर अटैक कर दिया गया। अटैक किया अरब देशों ने, इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया और इराक जैसे देशों ने, लेकिन नया नया बना इजराइल अपने आप को डिफेंड करने में सफल रहा। उसने क्या किया, इस क्षेत्र को और एक्सपेंड कर लिया और इन देशों को हरा दिया और जो पैलेस्टाइन है वो सिकुड़ता चला गया, इजराइल बड़ा होता चला गया। कई सारी लड़ाइयां हुई हैं अरब और इजराइल के बीच में, क्योंकि इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट आप जानते होंगे, मैंने पढ़ाया भी है। तो आज के समय अगर आप देखते हैं तो ये ग्रीन कलर में आपको वेस्ट बैंक वाला हिस्सा नजर आता है और ये इधर गाजा स्ट्रिप नजर आती है। इजराइल फैलता चला गया, एक यहूदी देश के तौर पे उसने अपने आप को मजबूती से डिफेंड किया और इन देशों को उसने एक तरह से बैकफुट पे धकेल दिया। और ये एकमात्र दुनिया का यहूदी देश है जिसका स्टेट रिलीजन ही यहूदी है। 75% पॉपुलेशन इसकी यहूदी है। टोटल पॉपुलेशन भी तकरीबन 8.5 मिलियन है। अब बात यह है कि आज के समय क्या एंटीसेमिटिज्म है या पूरी तरह से डिस्पेयर हो गया? पूरी तरह से डिस्पेयर नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि
धार्मिक असहिष्णुता पूरी दुनिया में अभी तक स्टैब्लिश हुई नहीं है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जब चीजें ऐसी लगी, होलोकास्ट हुआ, तो उसका जो चीजें थी, वो एक्सप्रेशन था, वो बहुत खतरनाक था, बहुत हॉरिफाई करने वाला था। तो कई डेकेड्स तक तो ऐसा लगा कि हाँ भाई ऐसा नहीं करना चाहिए। क्रिश्चियनिटी के लोगों ने तो इस चीज को माना, लेकिन जो इजराइल स्टेट बना, एक जूइश स्टेट बना, उसकी वजह से अरब वर्ल्ड के अंदर जो है जूइश लोगों के प्रति नफरत बढ़ भी गई कई जगह, क्योंकि एक जूइश स्टेट बन गया था इजराइल, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अरब लोग, अरब देश नहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो कई जगह ऐसी चीजें आपको नजर आती हैं कि एंटीसेमिटिज्म फिर भी होता है, और इजराइल से कनेक्ट होने की वजह से इजराइल के जो दूसरे देशों के साथ कॉन्फ्लिक्ट है, और इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रहा है कंटिन्यूसली, एक अनसोल्व डिस्प्यूट है इतने सालों से, उसकी वजह से कई बार यहूदियों के ऊपर हिंसा होती है, ना केवल इजराइल के आसपास के क्षेत्रों में, इजराइल में, बल्कि यूरोप के अलग अलग हिस्सों में भी कई बार ये हिंसा देखने को मिलती है, क्योंकि इजराइल के ऊपर यह आरोप लगता है कि उसने भी वही किया जो कि यहूदियों के साथ पास्ट में हुआ है। उसने अरब लोगों के, अरब पैलेस्टीनियंस की जमीन को ऑक्यूपाई किया और उनके खिलाफ शोषण किया, उन लोगों को परसिक्यूट किया, उनको, उनके ऊपर अत्याचार किए। तो इस तरीके की चीजें हुई और उसको इविल पावर की तरह दिखाया गया। तो ये चीजें देखने को मिलती हैं आपको, और आपको कई बार इजराइल का एक एक्सेसिव क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है अरब देशों के द्वारा। एक और चीज आप देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में एक एंटीसेमिटिज्म का एग्जाम्पल देखना हो तो एडीएल यानी एंटी डिफेमेशन लीग की एक पोल रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये कहा गया कि आज भी कई यूरोपियंस बहुत सारे लार्ज नंबर में ये मानते हैं कि जो जूइश पॉपुलेशन उनके देश में रह रही है वो उनके देश के प्रति वफादार नहीं है, लॉयल नहीं है। तो ये भी आपको नजर आता है कि वो लोग आज भी जूइश लोगों से मतलब लगाव नहीं रखते, और जूइश लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करते, उनसे उनका रिश्ता अच्छा नहीं है। तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। हालांकि अगर आप देखें अमेरिका जैसा देश, जो कि जहां पे मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है, वहां पे जुडाइज्म के लोगों के प्रति काफी एक प्रेम है, एक सपोर्ट है, और वो इजराइल को हमेशा सपोर्ट करते हैं, हमेशा उनके बैक में खड़े रहते हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। कंक्लूजन पे अगर हम पहुंचे तो यही है कि एंटीसेमिटिज्म का एक लंबा इतिहास रहा है, जो जूइश लोगों को परेशान करने का, उनको ट्रबल करने का, उनको शोषित करने का एक इतिहास रहा है। डीपली रूटेड है, स्टीरियोटाइप और स्कैपगोटिंग का एक रिजल्ट है, जिसकी वजह से ये सब चीजें हुई, जिसकी वजह से इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज को हार्म होता है, और सोशली डिवीजन होते हैं, सोशली समाज के अंदर असंतुलन आता है, चीजें खराब होती हैं। और अगर हम बात करें इसको काउंटर करने की, तो सबसे बड़ी बात यही है कि किसी भी तरीके का धार्मिक उन्माद, किसी भी तरीके का रिलीजियस इंटॉलरेंस या धार्मिक असहिष्णुता किस वजह से फैलती है? जब लोग अनएजुकेटेड होते हैं, इनएजुकेटेड, उनको पढ़ाई नहीं होती है, उनको समझ नहीं होती है कि वो किसी भी व्यक्ति की किसी भी बात को मान लेते हैं। कोई भी धर्मांध व्यक्ति उसको कह दे कि ये आदमी, इसके तो पूंछ है, इसके सींग है, उस बात को मान लिया, लेकिन किसी ने देखे तो नहीं थे। उनके खिलाफ ऐसी बातें कही गई कि क्रिश्चियनिटी के बच्चों को बलि देते हैं, देखी नहीं थी, लेकिन फिर भी उस बात को मान लिया, और बहुत लंबे समय तक मान लिया, उन लोगों को गलत माना। और तो इस वजह से इस चीज को एड्रेस करने के लिए सबसे बड़ी बात तो है कि प्रोएक्टिव एजुकेशन होनी चाहिए, लेजिस्लेटिव मेजर्स होने चाहिए कि इस तरीके का कोई चीज धार्मिक उन्माद फैलाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, और सबको बराबरी का दर्जा मिले, कानून इस चीज को अश्योर करे। सोसाइटी को भी इस चीज को समझना चाहिए कि हमारा सबका कलेक्टिवली ये एक एफर्ट होना चाहिए, और हमारी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग टॉलरेंट रहें, एम्पैथी रखें, यूनिटी में बिलीव करें, और सबको एक जैसा ट्रीट करें, किसी के प्रति किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ना रखें, किसी भी के कुछ भी बिलीव क्यों ना हो, जब तक वो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तब तक उसे कभी भी एक डिस्क्रिमिनेशन की नजर से नहीं देखना चाहिए, और उनके प्रति किसी तरीके की हिंसा और अत्याचार करना तो जुर्म है। ये चीज हमें समझनी चाहिए। होपफुली आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। साथ ही सक्सेस प्लस एकेडमी की एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिएगा। इस एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो आपको इन वीडियोस की पीडीएफ मिल जाएंगी, इनसे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, और सक्सेस प्लस एकेडमी के जो प्रीमियम कोर्सेज हैं इनको भी आप एक्सेस कर पाएंगे बहुत ही अप्रोप्रिएट प्राइस में। ओके, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में।